हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्लास में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर भोजन में मानव स्वास्थ्य। भोजन में मानव स्वास्थ्य। सर्वप्रथम हम भोजन या पोषण के बारे में बात करेंगे। भोजन मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इससे मानसिक और शारीरिक विकास होता है। हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन ऐसा भोजन होता है जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। अब पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण व जल। मुख्य रूप से संतुलित भोजन में ये 6 अवयव उपस्थित होते हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। लंबे समय तक अगर पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। लंबे समय तक अगर पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन हमारे भोजन का सूक्ष्म भाग है, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन का सूक्ष्म भाग होते हुए भी कार्य की दृष्टि से विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से उत्पन्न रोगों को अभावजन्य रोगों के नाम से जाना जाता है। अभावजन्य रोग, विटामिन की कमी से उत्पन्न रोगों को अभावजन्य रोगों के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं मुख्य विटामिन कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, या इसे रेटिनॉल नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से मुख्य रूप से 2 रोग उत्पन्न होते हैं: रतौंधी में रात में दिखाई नहीं देता है। रतौंधी रोग में रात में दिखाई नहीं देता है। और दूसरा रोग होता है जीरोप्थेल्मिया। इसमें कॉर्निया शुष्क हो जाता है और अंधापन उत्पन्न होता है। कॉर्निया शुष्क हो जाता है और अंधापन उत्पन्न होता है जीरोप्थेल्मिया में। ये विटामिन ए के बारे में हमने बात की है। विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से मुख्य रूप से 2 रोग उत्पन्न होते हैं: रतौंधी, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है, और दूसरा है जीरोप्थेल्मिया, जिसमें कॉर्निया शुष्क और अंधापन उत्पन्न होता है। इसके बाद विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन बी एक सिंगल विटामिन न होकर विटामिन का समूह है या विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी सर्वप्रथम बी वन को थाइमीन नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1 को थाइमीन नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में भूख में कमी हो जाती है, हृदय धड़कन कम हो जाती है, पेशीय और तंत्रिका कोशिकाओं में कमजोरी उत्पन्न होती है। मुख्य रूप से ये 3 लक्षण रोगी में प्रकट होते हैं: भूख में कमी, हृदय धड़कन का कम होना, पेशीय व तंत्रिका में कमजोरी। इसके बाद विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, ओबोफ्लेविन, या लेप्टोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। राइबोफ्लेविन, ओबोफ्लेविन या लेप्टोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है विटामिन बी2 को। इस विटामिन की कमी से राइबोफ्लेवेनोसिस रोग उत्पन्न होता है विटामिन बी2 की कमी से। इस रोग में मुंह के किनारे या होंठ फट जाते हैं, जिसे एनुलर स्टेमेटाइटिस भी कहते हैं। होंठ
के किनारे वह मुंह फट जाता है, जिसे एनुलर स्टेमेटाइटिस भी कहते हैं। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग उत्पन्न होता है, जिसमें मुंह व होंठ फट जाते हैं। इसे एनुलर स्टेमेटाइटिस नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम विटामिन B3 के बारे में बात करते हैं। B3 को नियासिन नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B3 को नियासिन नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से पेलेग्रा रोग उत्पन्न होता है। नियासिन B3, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग उत्पन्न होता है, जिसमें जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ जमा हो जाती है। पेलेग्रा रोग में जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ जमा हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B6 की। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन नाम से भी जाना जाता है। पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से रक्त अल्पता उत्पन्न होती है। पायरिडॉक्सिन नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से रक्त अल्पता उत्पन्न होती है। इसके बाद विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है और आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, जिसमें आरबीसी का आकार बड़ा और संख्या कम हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन C की। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में मसूड़े में खून आते हैं और त्वचा पर चकत्ते जमा हो जाते हैं या चकत्ते बन जाते हैं। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में खून आना और त्वचा पर चकत्ते बन जाना, ये मुख्य लक्षण प्रकट होते हैं। इसके बाद विटामिन D, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो प्राकृतिक स्रोत यानी सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। विटामिन D को कैल्सीफेरोल नाम से जाना जाता है। कैल्सीफेरोल, और ये प्राकृतिक स्रोत यानी सनलाइट से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य स्रोत भी है, लेकिन एकमात्र विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है। रिकेट्स, इस रोग में घुटने पास आ जाते हैं। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें घुटने पास आ जाते हैं। तो हमने विटामिन A, B, C और D के बारे में बात की है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन E। विटामिन E को टोकोफेरोल नाम से भी जाना जाता है। टोकोफेरोल, और इस विटामिन को एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। एंटी फर्टिलिटी विटामिन, इसकी कमी से बंध्यता उत्पन्न होती है। इस विटामिन की कमी से बंध्यता उत्पन्न होती है। इसके बाद विटामिन K। विटामिन K को फाइलोक्विनोन नाम से भी जाना जाता है। फाइलोक्विनोन, और इस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है। अगर कहीं चोट लग जाए तो रक्त का जमाव नहीं होता है, रक्त बहता रहता है। विटामिन K की कमी से, विटामिन K को फाइलोक्विनोन नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है। तो हमने विटामिन और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा है। विटामिन, कौन कौन से विटामिन है? A, B, C, D, E, K।
मुख्य रूप से विटामिन है और इन विटामिनों के वैज्ञानिक नाम, इनकी कमी से उत्पन्न रोग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। विटामिन ए मुख्य रूप से हरी सब्जियां, दूध, अंडे, गाजर इनसे प्राप्त होता है। बी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, दूध इन आदि से प्राप्त होता है। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों से प्राप्त होता है। विटामिन डी दूध, अंडे, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोत सूर्य से भी प्राप्त होता है। विटामिन ई हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है मुख्य रूप से। विटामिन के पत्तेदार सब्जियां और ऐसी सब्जियां जिनमें आयरन हो उनसे प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, ये हमने विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण, यानी पोषक तत्व में प्रोटीन की कमी हो। तो प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से 2 रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला रोग है प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोग प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से उत्पन्न होता है। यह प्रश्न पीएमटी एग्ज़ाम में, जो आजकल नीट के नाम से जाना जाता है, उसमें पूछा गया है कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है। तो मेरेस्मस रोग प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से उत्पन्न होता है और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होता है। क्वाशियोरकर रोग में पेट फूल जाता है रोगी का, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होने लग जाती है और फटने लग जाती है। मुख्य रूप से पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। मेरेस्मस रोग प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है और इसमें आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। मेरेस्मस में आंखें कांतिहीन होकर यानी चमक खत्म हो जाएगी और अंदर धंस जाती है। इसके बाद हम देखते हैं खनिज कुपोषण। हमने विटामिन और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न रोगों के बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद हम देखते हैं खनिज कुपोषण, यानी पोषक तत्वों में खनिज की कमी हो, खनिज लवण। सबसे पहले सोडियम। सोडियम जो है ये नमक, मछली, अंडे, मांस, दूध आदि से प्राप्त होता है। मुख्य स्रोत नमक है इसका। इसकी कमी से मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण, इस शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बिगड़ जाता है। मांसपेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण और शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है सोडियम की कमी से। इसके बाद पोटेशियम। पोटेशियम इन सभी तत्वों के प्रतीक मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बता दिए हैं आवर्त सारणी में। पोटेशियम ये सभी खाद्य पदार्थों से, लगभग सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, जो पहले मैंने बताया अभी, मछली, अंडे, मांस, दूध आदि। इसमें भी विभिन्न प्रकार की कोशिकीय जो क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम भी दूध, अंडे, हरी सब्जी आदि से प्राप्त होता है। ये विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों, दांतों को मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम। इसके बाद फास्फोरस जो है मुख्य रूप से बाजरा, सूखे मेवे, इसके अतिरिक्त हरी सब्जियां, दूध, अंडे इनसे प्राप्त होता है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद लोह तत्व जो है
वो मुख्य रूप से दही, गुड़, गाजर इनसे प्राप्त होते हैं। लौह तत्व दही, गुड़, गाजर इनसे प्राप्त होते हैं। ये रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करके उत्तक ऑक्सीकरण को बनाते हैं। लौह तत्व जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और उत्तक ऑक्सीकरण को प्रेरित करते हैं। इसके बाद आयोडीन, ये इम्पोर्टेंट खनिज लवण है। आयोडीन ये मुख्य रूप से नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तीदार सब्जियां, जलीय मछलियों में, जामुन में आदि में उपस्थित होता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है उसके निर्माण में आयोडीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। इसके बाद हम देखते हैं जल। सबसे पहले जल का जो सामान्य सूत्र आप सभी जानते हैं, H2O से इसे प्रदर्शित किया जाता है। जल को H2O से प्रदर्शित किया जाता है। शुद्ध जल जो है पीने योग्य जल मुख्य रूप से जो बहता हुआ जल है वो शुद्ध जल के रूप में जाना जाता है और जल ही जीवन है। आप सभी जानते हैं, अगर हम यूँ कहें कि जल ही जीवन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जल एकमात्र ऐसी चीज़ है या ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है। जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है। ठोस में, बर्फ रूप में, द्रव के रूप में, जल के रूप में और गैस वाष्प के रूप में। ये तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है। अब देखिए पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए। जो जल हम पीने में काम में लेते हैं उस जल में क्या क्या मुख्य गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले सूक्ष्म या हानिकारक जो जीवाणु है जो आँखों से दिखाई देते हैं वो जल में उपस्थित नहीं होने चाहिए। सबसे पहला सूक्ष्म जीवाणु जो आँखों से दिखाई देते हैं, जीव और वनस्पति वगैरह, वो शुद्ध जल में उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच क्या होता है ये मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच संतुलित सूक्ष्म जीव या वनस्पति नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव इसमें नहीं होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये मुख्य रूप से जो शुद्ध जल के जो मुख्य लक्षण है। जल क्यों आवश्यक है शरीर में उपापचयी क्रियाओं को बनाए रखने के लिए। इसके अतिरिक्त सुंदरता बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपशिष्ट पदार्थ जल के माध्यम से बाहर निकलते रहते हैं और शरीर रोगमुक्त रहता है। इसके अतिरिक्त चेहरे पर चमक आती है। एक दिन में मुख्य रूप से 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा श्रम करते हैं तो उन्हें ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। इससे बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है और पानी पीने से अनावश्यक चर्बी भी शरीर में इकट्ठी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा, आंतों की बीमारी, ये कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। भरपूर पानी पीने से पथरी भी नहीं होगी, जिसे स्टोन भी कहते हैं। और अगर भरपूर पानी आदमी पी रहा है तो उसे सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। तो देखिए जल के कितने फायदे हैं। आपकी चेहरे की चमक, रौनक, मस्तिष्क को तेज
बनाए रखने के लिए जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कम से कम 8 से 10 गिलास जल डेली पीना चाहिए। दूषित जल की क्या क्या दुष्प्रभाव है? अगर हम शुद्ध जल काम में नहीं ले रहे हैं और दूषित जल काम में ले रहे हैं, तो दूषित जल के क्या क्या दुष्प्रभाव है? देखिए, दूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कोई कृमि आदि उपस्थित हो सकते हैं, तो जिनसे हैजा, पेचिस, नारू ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है। देखिए, अभी वर्तमान में तो नारू रोग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। 2000 के बाद तक 2000 बाद से इसका कोई भी रोगी नहीं मिला है। नारू दूषित जल पीने से होता है और यह एक कृमि ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, नारू रोग एक कृमि ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस की वजह से होता है। ये कृमि जल के अंदर अपने अंडे देता है, जल में ये अपने अंडे देता है और इनके अंडों को एक साइक्लोप्स नाम का आर्थ्रोपोड जो सूक्ष्म जीव है, वो इनके अंडों को खा जाता है। ये साइक्लोप्स दूषित जल के साथ, अगर हम उस दूषित जल को पीते हैं या हम कभी स्विमिंग करते हैं या उस तालाब के अंदर नहाने उतर गए और मुंह में वो पानी चल गया, तो ये साइक्लोप्स हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है और साइक्लोप्स जो है वो अपनी ग्रोथ हमारे शरीर में बढ़ाएगा। और साइक्लोप्स के शरीर में जो ड्रैकनकुलस उपस्थित है, इसकी मादा हमारे शरीर में ग्रोथ करेगी और इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसकी संख्या बढ़ने से हमारे शरीर में कहीं से भी, मुख्य रूप से गुदा से, हाथों से इसके लार्वा निकलने लगेंगे ड्रैकनकुलस के। तो ये बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक एक बीमारी है जिस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। ये संदूषित या दूषित जल से फैलती है, तो दूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल को स्वच्छ और ढक कर रखना चाहिए, उबाल कर पानी पीना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा। मोटापा क्या है? आजकल शहरों में ये प्रचलन चल रहा है कि जंक फूड या फास्ट फूड, इसको अपने स्टेटस से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो जंक फूड खा रहा है वो व्यक्ति अधिक पैसे वाला है या अपने को हाई फाई समझने लग रहा है। तो इससे क्या है, शरीर का वजन बढ़ता जा रहा है और जितनी एनर्जी व्यक्ति ले रहा है उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है, तो शरीर का वजन बढ़ रहा है और चर्बी जमा हो रही है। मोटापे से बहुत सारी बीमारियां जैसे हृदय रोग, मधुमेह, श्वास रोग या अस्थियों का टूटना, ये बहुत सारी बीमारियां मोटापे से उत्पन्न होती है। मोटापा हम BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स से हम मोटापे का पता लगा सकते हैं। अगर BMI का मतलब है ये मानव भार और लंबाई का अनुपात है। बॉडी मास इंडेक्स मानव भार और लंबाई का अनुपात है। मानव भार और लंबाई का अनुपात है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इससे हम व्यक्ति मोटा है या मोटापे पूर्व की स्थिति है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। अगर ये 25 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच हो तो मोटापा पूर्व की स्थिति है, 20 से 25 के बीच में हो तो। और जब ये 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो तो ये मोटापे की स्थिति है। और ये मोटापा पूर्व स्थिति है 25 kg पर मीटर स्क्वायर। बॉडी मास इंडेक्स
मानव भार और लंबाई का अनुपात है, जो हमें ये बताता है कि हम किस अवस्था तक हैं। अगर 20 से 25 के बीच है तो ये अच्छा 22 लगभग 22-23 तक फिट, और 25 से पूर्व मोटापा पूर्व की स्थिति, और 25 के बाद से 25 से 30 के बीच है तो वो मोटापे की स्थिति है। मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो हमें इसे कंट्रोल रखना चाहिए। शारीरिक व्यायाम और जंक फूड का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके बाद रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर नाम से भी जानते हैं। रक्तचाप ब्लड प्रेशर या बीपी। रक्तचाप क्या है? रक्त वाहिनियों में जो ब्लड बह रहा है या रक्त बह रहा है, वो रक्त वाहिनियों की दीवार पर जो दबाव डालता है, रक्त वाहिनियों में जो रक्त बह रहा है उसके द्वारा रक्त वाहिनियों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रूप में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रूप में ये स्वस्थ व्यक्ति का 120 से 80 mmHg, अर्थात ऊपर वाली जो संख्या है वो धमनी के दाब को प्रदर्शित करती है, जिसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती है और धमनियों में रक्त को पंप करती है। ये जो है, इसमें मांसपेशियां संकुचित होगी और रक्त को धमनियों में पंप करेगी। और डायस्टोलिक नीचे वाली संख्या है, जिसमें धमनी संकुचन के बाद फिर से शिथिल होती है। हृदय की जो मांसपेशियां है इसमें पुनः शिथिलन अवस्था में आएगी, शिथिल अवस्था में आएगी और इसमें संकुचित होती है। संकुचित होकर ब्लड को पंप किया जाता है। इसे कहते हैं सिस्टोलिक, जो 120, और डायस्टोलिक 80। अगर यह अवस्था बढ़ती है या कम होती है, 120 से बीपी अगर ज़्यादा है हो रहा है या 80 से कम हो रहा है, तो दोनों ही अवस्थाएं हमारे लिए हानिकारक होती है। बीपी मापने वाले उपकरण को रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर, बीपी नापने वाले उपकरण को रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये प्रश्न 10वीं बोर्ड में कंटिन्यू 2 सालों से पूछा जा रहा है। रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर, बीपी नापने वाले उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने 1733 में, स्टीफन हेल्स ने 1733 में सबसे पहले रक्तचाप घोड़ों में मापा था, और कॉपलन ने 1983 में रक्तचाप की परिभाषा दी। 1983 में कॉपलन ने रक्तचाप की परिभाषा दी और सबसे पहले रक्तचाप स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में मापा था 1733 में। तो हमने अभी रक्तचाप के बारे में बात की है। ब्लड प्रेशर, सामान्य जो ब्लड प्रेशर है स्वस्थ व्यक्ति का 120 से 80 mm के बीच होता है। अब निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप क्या होता है? जब रक्त का प्रवाह धमनियों में कम हो जाए, निम्न रक्तचाप, रक्त का प्रवाह धमनियों में कम हो जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप में धमनियों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, रक्त प्रवाह कम हो जाता है निम्न रक्तचाप में। इससे मस्तिष्क, हार्ट, किडनी, इनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी प्रॉपर। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है
तो ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं करेंगे और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप में धमनियों में दाब बढ़ जाता है, धमनियों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप में धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। यह चिंता, क्रोध, भ्रम, भय या अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने भोजन खाने से, चीनी है, शक्कर ज़्यादा प्रयोग करने से, मिर्च मसाले, घी, तेल, मिठाइयाँ, चाय, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से उच्च रक्तचाप बढ़ता है या रक्तचाप बढ़ता है। या डिब्बाबंद सामग्री है या बासी भोजन है, इनके खाने से उच्च रक्तचाप बढ़ता है या रक्तचाप की मात्रा बढ़ती है, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है तेज़ कदम चलने चाहिए। लगभग आधे घंटे तक तेज़ कदमों से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थ। ये मैं आपको पहला पार्ट पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 का, और ये मेरी गारंटी, अगर आपने वीडियो देखा है तो केवल वीडियो के आधार पर आप इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न कर पाएंगे। आपको बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बुक देखनी है। बुक से आप ट्यूशन, बाहर की ट्यूशन देखिए और वीडियो देखने के बाद आप देखना कि आपको लगभग 100% ट्यूशन आएंगे। नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों का प्रयोग आदमी शरीर में आनंद उत्पन्न करने, या उन्हें यूँ लगता है कि शरीर में आनंद उत्पन्न हो रहा है, आनंद का भ्रम पैदा होता है उनके शरीर में, क्योंकि हमें अच्छा महसूस हो रहा है, या कभी तनाव में होता है तो उसके सेवन से उसे यूँ लगता है कि तनाव कम हो रहा है। धीरे धीरे इसकी उसे लत लग जाती है और वो इन चीज़ों को कंटिन्यू रखता है, जो उसके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। सबसे पहले हम नशीले पदार्थों में देखते हैं गुटखा। आप सभी इससे परिचित हैं। इसमें सुपारी के टुकड़े, कत्थे, कोई खुशबू या धातु के वर्क आदि मिला दिए जाते हैं गुटखे में, और ये गुटखे का पाउच आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। इसके प्रयोग से आर्थिक नुकसान तो है ही, शारीरिक नुकसान बहुत अधिक है। इसमें जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है, और गुटखे खाने से जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है और जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। इस रोग को या इस अवस्था को सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया है 10th बोर्ड में। गुटखे खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग उत्पन्न होता है, जिसमें जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर हो जाती है और जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। इसके अतिरिक्त कैंसर भी गुटखे के सेवन से होता है। इसके बाद तंबाकू। तंबाकू जो है ये सोलेनेसी कुल का पौधा है, जिसे निकोटियाना टोबेकम जो प्लांट है, इसकी पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होता है, या इसकी पत्तियों को तंबाकू के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से निकोटीन एल्केलॉइड होता है। निकोटीन नाम से ही पता पड़ रहा है आपको, निकोटियाना इसका नाम है, इससे निकोटीन नाम एल्केलॉइड प्राप्त होता है। तंबाकू का उपयोग लोग पान में, गुटखे में या चूने के साथ भी करते हैं। कुछ लोग इसको सूंघते हैं, कुछ लोग दांतों में मंजन की तरह काम में लेते हैं। कुछ बीड़ी में, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का, जो भी ये, इनमें सब में तंबाकू का उपयोग किया जाता है। तंबाकू से अगर अब कंटिन्यू कोई व्यक्ति तंबाकू खा रहा है तो मुंह में, जीभ में या गले में कैंसर रोग होता है, जो बहुत ही भयानक बीमारी है। तंबाकू के कंटिन्यू प्रयोग से कैंसर रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा इसमें जो एल्केलॉइड निकोटीन उपस्थित है, ये धमनी की दीवारों को मोटा कर देगा और हृदय रोग को
उत्पन्न करेगा। निकोटीन की वजह से धमनी की दीवारें मोटी हो जाती है, जिससे रक्तदाब बढ़ जाता है, हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी, जिससे हृदय संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर गर्भवती महिलाएं तंबाकू का उपयोग कर रही है तो भ्रूण विकास की दर में कमी आ जाएगी। अगर कोई गर्भवती महिला तंबाकू का उपयोग कर रही है तो भ्रूण विकास की दर कम हो जाएगी। सिगरेट के धुएं में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सिगरेट के धुएं में जो कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है, जिसे CO से भी प्रदर्शित करते हैं, सिगरेट के धुएं में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये RBC को कम करके और ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम कर देता है। RBC की संख्या कम कर देता है। जो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो RBC की संख्या कम कर देगा, जिससे ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता घट जाती है शरीर में। ये सिगरेट या बीड़ी जिसमें तंबाकू का उपयोग होता है, ये केवल पीने वाले को ही नहीं, अगर पास में बैठा व्यक्ति है वो भी इससे प्रभावित होगा। इस कारण सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेगा। और लगभग पूरे विश्व में हर साल 60 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू के उपयोग से मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मदिरा या शराब। ये सभी जो हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां प्रचलित है, जिनका सेवन लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मदिरा या शराब ये कई प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन इसका मुख्य जो घटक है वो एथिल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं या इथिल अल्कोहल, जिसका सामान्य सूत्र C2H5OH है। शराब में मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। अब शराब पीने से सबसे मेन दुष्प्रभाव है आर्थिक रूप से। इसके अलावा स्मरण क्षमता, आदमी की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। अनुमस्तिष्क को ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है। मस्तिष्क का जो भाग है अनुमस्तिष्क, उसे प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाता है, शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ा कर चलता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस तो पहुंचती है। और एल्कोहल जो है, इसको लीवर जो हमारा यकृत है वो एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में, हमारा जो लीवर है या यकृत है वो एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो बहुत ही विषैला पदार्थ है और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। इस कारण लीवर फेल हो जाता है शराब के अधिक प्रयोग से। इसके अतिरिक्त वसीय यकृत रोग उत्पन्न होता है। शराब के अधिक सेवन से वसीय यकृत रोग उत्पन्न होता है। वसीय यकृत रोग, इस रोग में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो देखिए शराब के क्या क्या दुष्प्रभाव बताए मैंने। सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, आर्थिक नुकसान होता है और लीवर जो है एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदलता है, जो बहुत ही विषैला पदार्थ है। और वसीय यकृत रोग उत्पन्न होता है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित होता है। आज हम इस क्लास में आज यहीं तक ही हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो आगे का आधा चैप्टर है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आप क्लास से लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।